हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 43 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका प्रोटोजोआ, बी में आपका है बैक्टीरिया, सी में आपका है कवक, डी में आपका है शैवाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है यह मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन करता है या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है वह कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। और किस तरह का बैक्टीरिया होता है, तो दालों के पौधों की जड़ों में जो गांठ होती है तो उसमें उस गांठ में जो है राइजोबियम एवं ब्रेंडी राइजोबियम आदि नामक जीवाणु पाए जाते हैं या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो यही जीवाणु जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल में करते हैं। इसके अलावा और सभी जीवाणु जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एजोटोबैक्टर, उसके बाद क्लोरोस्ट्रीडियम, ये भी सभी जीवाणु भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके साथ साथ आपका एनाबिना स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका यूकेरियोटिक कोशिका, बी में आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी में आपका है माइकोप्लाज्मा, डी में आपका है शुतुरमुर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होता है, किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। ओके, और यदि हम लोग यह बात करें कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग यह भी माइंड में रखें कि सबसे बड़ी कोशिका की बात हुई तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होगा और सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी तो वह जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका का होगा। ये और यदि हम लोग सबसे लंबा गुणसूत्र की बात करें तो किसका होता है, शैवाल का, और सबसे बड़ा बीजाणु जो होता है वह साइकस का भी होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है स्ट्रेटोस्फीयर, बी में आपका ट्रोपोस्फीयर, सी में आपका जीनोस्फीयर, डी में आपका है एक्सोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर। और इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसका हिंदी हो गया आपका क्षोभ मंडल। तो इन क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, ट्रोपोस्फीयर, ये तो समताप मंडल का हो गया ए में, और आपका बी में जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर सबसे निचली परत होती है। ओके, और ट्रोपोस्फीयर का जो हिंदी में इसका अर्थ होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही जो है धूप, ताप, आंधी, तूफान ये सारी घटनाएं घटती है। और समताप मंडल, समताप मंडल को हम लोग जो है आदर्श मंडल या शांत मंडल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और वायुमंडल के लिए जो होता है समताप मंडल सबसे उत्तम होता है, और आयन मंडल को संचार मार्ग का आधार मंडल भी कहते हैं, और ओजोन मंडल को पृथ्वी का कवच भी कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि हवा महल किसने बनवाया था। तो हवा महल को किसने बनवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराजा प्रताप सिंह। और हवा महल कहाँ पे है, तो यह जो है जयपुर में है, राजस्थान का कैपिटल जयपुर में जो है हवा महल है। और जयपुर में जो है
नाहरगढ़ फोर्ट भी है। कौन सा? नाहरगढ़ फोर्ट भी है। तो इसके साथ साथ जो है इसको आप लोग जो है इसको भी माइंड में रखेंगे। और राजस्थान में ही एक उदयपुर पड़ता है और जोधपुर पड़ता है। तो पिछोला झील जो है कहाँ पे है? उदयपुर में है। और उम्मेद भवन जो है कहाँ पे? जोधपुर में है। और राजस्थान की हम लोग बात किए तो राजस्थान में बहुत ही फेमस जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद भरतपुर, जिसको हम लोग दूसरे नाम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि डांडिया। कौन सा? डांडिया खाली जगह की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो यह कौन सा स्टेट की जो है लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका पंजाब, बी में आपका गुजरात, सी में आपका महाराष्ट्र, डी में आपका मध्य प्रदेश। तो डांडिया जो है यह गुजरात की लोक नृत्य शैली है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में डांडिया के अलावा और सभी जो है यहाँ की लोक नृत्य, कहाँ की? गुजरात की। जैसे आपका गरबा हो गया, टिप्पानी हो गया, जुरियन हो गया, भवई हो गया, रासलीला हो गया, पनिहारी हो गया, लास्या, ये सभी जो है गुजरात की लोक नृत्य है। और इसके साथ साथ जो है साथिया भी जो है गुजरात की लोक कला है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए तो वो था आपका लोक नृत्य, लेकिन साथिया जो है गुजरात की लोक कला है। क्लियर? और महाराष्ट्र में जो है रंगोली बहुत ही फेमस है। रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला है। और गोदना, अपहन, ये जो है बिहार की लोक कला है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है, क्या है कि राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले खाली जगह के नाम से बुलाया जाता था। देखिए, इस क्वेश्चन की चर्चा जो है हम लोग इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ भी हम लोग करते हैं। तो राजस्थान के जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य में जो है साइबेरियन पक्षी सारस आते हैं, प्रवास करने जो है आते हैं। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी सारस आते हैं और कुछ दिनों के लिए आते हैं। उसके बाद शीतकाल में, अक्सर जो है शीतकाल में ही आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, कुछ महीने रहते हैं। उसके बाद यहाँ से पलायन कर जाते हैं और अपने देश वापस लौट जाते हैं। क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो वह कौन सा महासागर है? तो वह प्रशांत महासागर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर की बात करें कि वह कितना जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है या ढकता है, तो यह जो आपका हो गया 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर में यह प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और मेरियाना गर्त जो है यह कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में ही है। देखिए, गर्त मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा स्थान है वह कौन सा है? तो मेरियाना गर्त ही है। और जिसका जो गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा जगह है। और टोंग गर्त भी कहाँ पे है? तो आपका प्रशांत महासागर में ही है और जिसका जो गहराई है कितनी है? 9,000 मीटर है। ओके, और सी आपका है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर जो है आपका यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह सबसे व्यस्त महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, क्योंकि इसी महासागर से ज़्यादा जो है व्यापार होता है। और कौन सा गर्त? तो अटलांटिक महासागर में जो प्यूर्टो रिको गर्त जो है कहाँ पे? आपका अटलांटिक महासागर में
है। और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है आपका अटलांटिक महासागर। और आपके ऑप्शन डी में है हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है यह कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो यह जो है आपका 7,34,25,550 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और हिंद महासागर में कौन सा गर्त है, तो सुंडा गर्त जो है आपका हिंद महासागर में ही है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि चाणक्य को खाली जगह नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य को और किस किस नाम से जाना जाता था, तो चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र बुक लिखे थे, और अर्थशास्त्र में जो है मौर्य वंश का जो है चर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें किया गया था। उससे जो है कुछ उससे जानकारियाँ प्राप्त होती है। ओके, और आपका डी में है वात्स्यायन। कौन सा है, वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है कामसूत्र बुक लिखे थे। कौन सा, कामसूत्र बुक लिखे थे। और वात्स्यायन जो थे वह किस काल के लेखक थे या किस काल के विद्वान थे, तो यह जो थे गुप्त काल के। चाणक्य थे आपका मौर्य काल के, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्राचीन काल के। चाणक्य प्राचीन काल के थे और वात्स्यायन जो थे यह गुप्त काल के थे। और आपका ए में दिख रहा है राजशेखर। राजशेखर जो थे यह पूर्व मध्यकाल के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य जो थे वह किसके शासन काल में थे, वह किस काल में थे। तो ये प्राचीन काल में थे। वात्स्यायन किस काल में थे, या राजशेखर जो थे वह किस काल के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस दृष्टिकोण से ये सभी जानना अति आवश्यक हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि गंगा नदी, कौन सा नदी है आपका, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो वह कौन सा आपका अम्बाला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अम्बाला। क्लियर। और आपका गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में यह आकर के गिर जाती है। और गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यदि दूसरे शब्द में बात करें, यदि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तब आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है या लंबी नदी कौन है, तो वह गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 जो है क्या है इसका किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी कितना है, 2900 किलोमीटर है। और भारत से होकर के बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह सिंधु नदी है। और सिंधु नदी जो है यह गंगा नदी से भी लंबी नदी है। ओके, और ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी ये दोनों जो कहाँ से निकलते हैं, तो तिब्बत के पठार से निकलते हैं। और आपका सिंधु नदी जो है सेंगवो खबावे एक हिमनद है, तो उसी के निकट से निकलता है। और आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह राकसताल झील के समीप से निकलता है, लेकिन निकलता कहाँ से, तिब्बत के पठार से ही निकलता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को आज आप लोग माइंड में रखेंगी। और यदि आप लोग भारत के नदियों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं इसका एक स्पेशली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के भारत की नदियों को सर्च करेंगे और वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो ये सारे जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी नदियाँ, भारत की नदी कहाँ से निकलती है और फाइनली आकर के कहाँ पे गिरती है, कितनी स्टेट से होकर के कौन कौन सी नदियाँ गुजरती है। तो ये सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका गोल्डन बियर पुरस्कार, बी है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार, सी आपका क्या सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, डी आपका गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। आइए हम लोग यहाँ पे पर्यावरण की चर्चा की है तो पर्यावरण के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में हुआ था। और यहीं पे जो है रियो डी जेनेरो में जो है रेड डाटा तैयार किया गया था। और रेड डाटा क्या होता है? तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रेड डाटा का संबंध जो होता है विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की सूची बनाता है रेड डाटा। तो इनको भी जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NH2 × 2NO3 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, आइए यहाँ पे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की रासायनिक सूत्र की चर्चा की है। तो आइए हम लोग क्विकली और सभी जो इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 × 2SO4 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 होता है। और कैल्शियम साइनाइड का क्या होता है? CaCN2 होता है। टैल्यूइन का क्या होता है? C6H5CH3 और C7H8 होता है। और भारी जल का क्या होता है? D2O। और शनिवार का क्या होता है? HGS होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो 4 दिए हुए हैं तो इन चारों में तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम होता है? तो पहले हम लोग आइए ऑप्शन को चर्चा करते हैं, उसके बाद राइट आंसर को जानेंगे। तो ए आपका जेनॉन, बी आपका आयोडीन, सी आपका बेरियम, डी आपका मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनॉन का जो गलनांक होता है इन चारों तत्वों में से सबसे कम होता है। और जेनॉन जो होता है यह सर्वाधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस है। यह किस तरह का गैस है? अक्रिय गैस है। और रेडॉन जो है कौन सा? रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। लेकिन यहाँ पे लोग रेडॉन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? जेनॉन की। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस है। और कुल कितने अक्रिय गैस है? तो 6 अक्रिय गैस है। कितना? 6 आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको हम लोग जो है दूसरे शब्दों में अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं, दुर्लभ गैस के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। यही हो गया आपका अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। और शून्य वर्ग को हम लोग दूसरे वर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? 18 वर्ग। तो हमारे आवर्त सारणी के 18 वर्ग या कौन सा? शून्य वर्ग में जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व, कौन सा? भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं पहले। तो ए में आपका वेबर, बी में आपका है फ्रेड, सी में आपका हेनरी, डी में आपका है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई है या एसआई मात्रक है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो भौतिक मात्रा होता है क्या होता है? वह वेबर होता है। विद्युत धारिता का आपका फैराडे होता है। तो इनको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि शिव गुफा किस गुफा में स्थित है? तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका अजंता गुफाएं, बी में आपका है एलोरा गुफाएं, सी में आपका एलिफेंटा गुफाएं, डी में आपका है बादामी गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से 110 किलोमीटर दूर अरब सागर में यह
अवस्थित है और यह एक द्वीप है। और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। और एलिफेंटा गुफाएं में जो है त्रिमूर्ति और हाथी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और एलिफेंटा गुफाएं में जो कैलाश मंदिर है, तो उस कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कौन ने? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। ओके। और आपकी एम है अजंता गुफा। तो अजंता गुफा में माता शिशु का चित्रण अत्यंत सजीव है, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेमस है। तो इसको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आइए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है वरुण, बी में आपका है अरुण, सी में आपका है शनि, डी में आपका है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शनि। और बुध शुक्र का कोई तो उपग्रह होता नहीं है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वह टाइटन होता है। और सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के ही पास है। कुल मिलाकर आपका जो है 83 है। उसके बाद दूसरे स्थान पर किसका स्थान आता है? तो बृहस्पति का आता है, जिसके पास के 79 जो है उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह गैनीमीड है। और मंगल का कौन सा है उपग्रह? फोबोस एवं डिबोस। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है, क्या है कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका समांतर में उच्च प्रतिरोध, बी में आपका है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, सी में आपका है श्रेणी में अल्प प्रतिरोध, डी में आपका समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर के जो है क्या किया जाता है? अभिष्ट बनाया जाता है। क्लियर। और आइए हम लोग और कुछ जान लेते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। और वोल्ट मीटर हमेशा जो है आपके समांतर क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर की चर्चा किए तो वह श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पर लगाया जाता है। बट जो है आपका वोल्ट मीटर जो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है 7वां संशोधन, बी में आपका है 42वां संविधान संशोधन, सी में आपका है 44वां संशोधन, डी में आपका है 74वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन को जो है हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत जो है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपका जो है समाजवादी, उसके बाद अखंडता, ये सभी शब्द जो थे जोड़े गए थे। और इसके साथ साथ जो है आपका 42वां संविधान संशोधन में जो है क्या क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो इस दृष्टिकोण से जो है लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्लियर। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। ओके। और आपका एम है 7वां संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन नवंबर 1956 ईस्वी में किया गया था। और आपके सी में है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष किया गया था? 5 वर्ष किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। और इसी के तहत जो है जो मूल संविधान में जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, तो उनमें से एक जो था संपत्ति के अधिकार, उसको जो है मौलिक अधिकार से हटा करके जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 300 को के तहत। ओके। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आइए पहले हम लोग स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कर लेते हैं। तो स्तंभ 1 में दिया हुआ है आपका
मंदिर का नाम और स्तंभ 2 में दिया हुआ है प्लेस या स्टेट्स दिया हुआ है कि कौन सा स्टेट में यह जो है सिचुएटेड है। तो एक में आपका बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है और हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है कोट में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग चलिए मिलान करते हैं। तो ए का बी है, एक का बी है, उसके बाद 2 का आपका डी है, 2 का डी है, तो 2 का डी 1 का बी, तो आपका सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 19 में कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो कौन से युद्ध में हराया था, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका प्लासी का युद्ध, बी में आपका बक्सर का युद्ध, सी में आपका पानीपत का युद्ध, डी में आपका हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्लासी का युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो थे वह क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और यह जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। क्लियर। और आपके बी में है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और आपके सी में है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुए थे। तत्पश्चात जो है बाबर ने मुगल वंश के स्थापना किए थे। क्लियर। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, उसका तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू एवं किसके बीच से, आपका अकबर एवं हेमू के बीच। उसके बाद तृतीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि तृतीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था। और आपके ऑप्शन डी में हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि आल्प्स पर्वत, कौन सा पर्वत, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह जो है यूरोप में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आल्प्स पर्वत जो है हिमालय के तरह ही कैसा पर्वत है, यह वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि आल्प्स पर्वत हो गया, रॉकीज, एंडीज, उसके बाद हिमालय, ये सभी कौन से पर्वत के उदाहरण है, तो ये सभी जो है आपके वलित पर्वत के उदाहरण है। जबकि हमारे भारत में जो अरावली पर्वत है वो कौन से पर्वत के उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वत जो है हमारे कौन से पर्वत के उदाहरण है, तो यह जो है एक ब्लॉक पर्वत, या जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बृहस्पति पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत जो है हमारा बृहस्पति पर्वत या ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। क्लियर। तो इनको भी जो आप लोग माइंड में रखेंगे। आइए हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। बी में आपका है उत्तर अमेरिका। ऑप्शन बी में आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट कैनिले अलास्का है। कौन सा, माउंट कैनिले अलास्का है। और आपके सी में है दिया हुआ दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, कोसियुस्को।
तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका यूग्लिना, बी में आपका है पैरामीशियम, सी में आपका है ग्वेन्युलैक्स, डी में आपका माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है। तो पहले आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका बेसिलस थुरिजिनेसिस, बी में आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस, सी में आपका है स्यूडोमोनास प्रतिदीप्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस हो जाएगा। ओके क्लियर। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जीवाणु की चर्चा की है, तो जीवाणु के बारे में भी जान लेते हैं। जीवाणु का खोजकर्ता कौन है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। क्लियर। और आपके विषाणु के खोजकर्ता कौन से है, तो इवानोव्स्की है। और रॉबर्ट कोच ने जो है कॉलरा एवं तपेदिक के जीवाणुओं की खोज किया था। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है। तो कौन सी घटना दिखाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है कण की प्रकृति को दिखाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश जो होता है यह एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ कणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो गया आपका, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। कौन सा, प्रकाश का ध्रुवण। तो इन प्रक्रिया को प्रकाश के इन प्रक्रियाओं को या इन विभिन्न तरह के जो है इसको दर्शाता है कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये सारे को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वह किस तरह के तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। क्लियर। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी कब हुई थी, 1946 ईस्वी में हुई थी। और यह माना भी जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुआ था। और वॉन न्यूमैन जो थे वह कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए थे। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी। क्लियर। और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग तथा हाइब्रिड। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो USA है। और विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन की खोज किए थे। क्लियर। और आपका सी में ऑप्शन सी में है माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे जो थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिए थे। और आपके ऑप्शन बी में जो है बिल गेट्स जो थे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। और यह कब किए थे, 1975 ईस्वी में जो है बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किए थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 25 में है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका बेकिंग पाउडर, बी में आपका बेकिंग सोडा, सी में आपका ब्लीचिंग पाउडर, डी में आपका धोने का सोडा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और आइए यहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर की चर्चा किए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है या प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक, कपड़ा एवं कागज की विरंजक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन आदि में किया जाता है। ओके। और धोने वाला सोडा, धोवन सोडा को हम लोग
दूसरे शब्दों में किस नाम से जानते हैं दोहन सोडा को? तो हम लोग उसको जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। ओके, और बी में आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 26 में कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका एटाई, बी में आपका त्वचा शोथ, सी में आपका सीखने की विकलांगता, डी में आपका दमा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा शोथ। त्वचा शोथ रोग जो होता है वह निकेल के कारण होता है। और बी में आपका बी में नहीं, ए में जो दिया हुआ है कौन सा? इटाई। तो इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है। और आपके डी में है दमा रोग जो होता है वह एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के कारण होता है। क्लियर? और आइए कुछ और जान लेते हैं। तो शरीर में लोहे की कमी जो होता है कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। और शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो लवमयता रोग होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं? तो वह कौन सा पौधा है? आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका प्याज, बी में आपका मीठे आलू, सी में आपका अदरक, डी में आपका है आलू। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अदरक जो होते हैं वह अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं। तो अलैंगिक रूप से कौन कौन से पौधे जन्म लेते हैं? तो प्याज, आलू, मीठा आलू, हरी घास, उसके बाद मनी प्लांट, केला आदि जो है अलैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना खाली जगह द्वारा समझा जाता है। तो किसके द्वारा समझा जाता है? आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम, बी में आपका है संवेग संरक्षण के नियम, सी में आपका गति के पहले नियम, डी में आपका गति के दूसरे नियम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम। ओके, और संवेग संरक्षण नियम जो होता है यह न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है, संवेग संरक्षण का नियम। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि रॉकेट जो उड़ता है वह किस तरह से उड़ता है? तो रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग को प्रदान करती है। तो इसी से जो है रॉकेट उड़ती है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व खाली जगह से संबंधित होते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं? ये सभी तत्व जो है आपका LiNa और K जो है ये तत्व जो है किससे संबंधित है? ये किस तरह का तत्व है? तो ये जो है क्षारीय धातु समूह का तत्व है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय धातु समूह। क्लियर? और यहाँ पे क्षार की चर्चा किए हैं, तो आइए और कुछ भी जान लेते हैं। तो प्रबल क्षार जो होता है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और क्षार क्या होता है? तो वैसे भस्म जो जल में विलय हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आइए कुछ और क्षार के एग्जाम्पल की बात चर्चा कर लेते हैं, उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि आपका NOOH हो गया, उसके बाद KOH हो गया, NH4OH हो गया, ये सभी जो है क्षार के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है और यह क्वेश्चन आपका जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका कि बच्चों का लिंग खाली जगह से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह जो है पिता के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पिता में जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है और माता में जो है XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो पिता के द्वारा ही ये निर्धारित होता है, वंशानुगत गुणसूत्र के द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि आगे बेटा होगा या कि बेटी होगा। क्लियर? और
गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जो हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और गुणसूत्र का निर्माण जो होता है किससे होता है, डीएनए तथा प्रोटीन अणुओं द्वारा होता है। और जीन शब्द का प्रयोग जो है डेनिश वनस्पति वैज्ञानिक जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल कितना क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे और डिस्कस भी किए और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और हाँ, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जा कर के जो है आप जो है वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।